लोकसभा चुनाव के घोषणा के साथ ही सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। वहीं बात करूं भाजपा की, तो भाजपा ने झारखंड में 13 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं बात करूं इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों को लेकर मंथन जो है जारी है। इसी बीच ये भी चर्चा हो रही थी कि हो सकता है जो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक है सरयू राय, वो भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये बात अब निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है। हमारे साथ सरयू राय खुद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बात सामने आ रही थी कि आप लोकसभा चुनाव में बतौर बीजेपी की तरफ से फिर से बीजेपी में शामिल होते या फिर इंडिविजुअल चुनाव लड़ सकते थे। अब ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि आपने दूर कर लिया है राजनीति से पूरी तरह से। ये राजनीति से दूर नहीं किया है। बीजेपी से मैंने कभी टिकट मांगा नहीं था, मगर मीडिया में पिछले 1 महीने से चल रही है कि बीजेपी मुझे धनबाद से उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो जो मीडिया के लोग हैं उनके आकलन का भी अपना कोई न कोई आधार रहता है, कोई विश्वसनीय स्रोत रहता है। जब बहुत आगे बातें बढ़ गई और मुझे लगा कि इसके बारे में बोलना चाहिए, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि धनबाद सीट से चुनाव लड़ने के बारे में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैंने भी पहल नहीं किया है और उन्होंने भी मुझसे कोई बात नहीं किया है। इसलिए इसमें इस तर्क में कोई दम नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव धनबाद से लड़ेंगे। मगर चुनाव तो लड़ने की इच्छा हो, लोगों का समर्थन मिले, तो व्यक्ति बिना भारतीय जनता पार्टी या बिना किसी गठबंधन में गए हुए भी चुनाव लड़ सकता है, जो विधानसभा में हुआ। जी। तो आज तो इंडी गठबंधन ने तो अभी पत्ता ही नहीं खोला है, भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। तो आज तो जो विमर्श होगा, आलोचना प्रत्यालोचना होगी, वो भाजपा ही के उम्मीदवारों की होगी कि भी फलां जगह से ऐसा खड़ा कर दिया, ये रहता तो बेहतर रहता। जब इंडी गठबंधन के उम्मीदवार भी आ जाएंगे तब तुलनात्मक बातें प्रेस मीडिया से लेकर सभी लोग करेंगे। वही स्थिति हम लोगों की भी है। मगर कभी कोई सूचना आ जाती है कि भाई अमुक सीट पर अमुक प्रत्याशी इसलिए चयनित हो गए कि किसी अमुक व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया और उनकी बात चल गई, तो इस तरह के कयास लगाए जाते हैं। हम लोग भारतीय जनतंत्र मोर्चा नाम का एक संगठन खड़ा किए हैं, तो पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक में ही तय हुआ था कि 5 लोगों का एक टीम बना दिया जाएगा। ये सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जाकर तय करेंगे कि कोई सुयोग्य उम्मीदवार वहाँ लड़ने के लिए इच्छुक है हमारी पार्टी के साथ या हमारे पास है, तो उसको लड़ाएंगे। वो टीम आज से निकली है, वो टीम घूम रही है, बोकारो गई है, कल धनबाद जाएगी, परसों और कहीं जाएगी। तो वो जब घूम कर आएंगे तभी हम लोग इस बारे में निर्णय ले सकेंगे कि करना क्या है हमको। कोई मैं अब तो बिल्कुल निर्दलीय नहीं हूँ। जब एक पार्टी ने हमको संरक्षक बना लिया है तो सबको लेकर साथ में चलना होगा। तो आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, मगर मैंने पहले भी कहा है कि मेरी पहली प्राथमिकता जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से मैं भी विधायक हूँ। मतलब ये संभावना जताया जा सकता है कि जमशेदपुर से आप हो सकते हैं एज ए कैंडिडेट अपने भारतीय जनतंत्र मोर्चा जो है। नहीं, जमशेदपुर से तो मैं विधायक ही हूँ। जमशेदपुर से तो चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कोई योग्य व्यक्ति वहाँ और मिल जाते हैं और चाहते हैं लड़ना और लड़ने लायक हैं तो ज़रूर हम उन पर विचार करेंगे। और कहीं से लोग मुझे ही कहें कि आप लड़िए, ऐसा जनमानस कहीं दिखाई पड़ेगा तभी इस पर विचार किया जा सकता है। हम लोग की कोई पार्टी बड़ी नहीं है, संगठित नहीं है, नई पार्टी है। हम लोग चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में 1-2 जगह पर हम लोग चुनाव लड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बाकी तैयारी विधानसभा के लिए करें। इसके माध्यम से आने वाले विधानसभा में हम लोग 30-35 उम्मीदवार खड़ा करें और वह खड़ा करने की प्रक्रिया अभी से आरंभ हो जाए। चुनाव हो रहा है, लोगों का चयन होगा, इसलिए वो टीम घूम रही है और घूमकर भ्रमण करके 1-2 दिन में आ जाएगी। तो जैसे रिपोर्ट सकता है कि आने वाले समय में हमें दिख सकता है कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा से कोई प्रत्याशी सामने हो लोकसभा को लेकर। जमशेदपुर से नहीं होगा, कोई और दूसरे लोकसभा सीट से। हाँ, हो सकता है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो टीम बनी है वो इसको तौलेगी कि भाई हमारी औकात है कि नहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की, क्योंकि लोकसभा चुनाव बड़ा होता है, उसमें बहुत पैसे लगते हैं। तो हर व्यक्ति मन में इच्छा रखते हुए भी
इतने संसाधन इकट्ठा नहीं कर पाएगा तो फिर उसका लड़ना बेमानी होता है। कई लोग लड़ने के लिए लड़ जाते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का वातावरण हम फैलाएं कि भाई 14 उम्मीदवार कहीं से किसी को पकड़ के और हमने खड़ा करा दिया। जो हम लोग चाहते हैं राजनीति में सार्थक हस्तक्षेप हो, इस नाते हम लोगों की टीम घूम रही है, जायजा ले रही है। एक ट्वीट है आपका 9 घंटे पहले जो कहीं ना कहीं एक धुल्लू महतो की ओर जो है संदेश दे रहा है, क्या कहना क्या चाह रहे थे? ये ट्वीट में मैंने जमशेदपुर और धनबाद की तुलना किया है कि जैसी स्थिति 2019 में जमशेदपुर की थी वैसी ही स्थिति वहाँ भाजपा के उम्मीदवार देने के कारण से धनबाद में भी बन रही है और बहुत सारे लोग आशंकित हैं, फ़ोन कर रहे हैं। तो इसलिए ही मैंने ट्वीट किया है कि भाई ये निर्णय कराने में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं या होंगे। तो जस्ट मैंने अपने विचार इसके बारे में व्यक्त किया है। इसका कोई बहुत राजनीतिक महत्व नहीं है, एक व्यक्तिगत विश्लेषण है। लोग इस पर कयास लगा रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कितना 40,000 के ऊपर लोग देख चुके हैं हमारे इस ट्वीट को। कई लोगों ने रिएक्शन भी दिया है, कुछ ने पक्ष में दिया है, कुछ ने पक्ष में नहीं दिया है। तो ये तो कोई विचार दिमाग में आता है तो सोशल मीडिया का जो एक्स माध्यम है उस पर आदमी अपना विचार रख देता है। इस हमारे इस बयान से कोई बहुत बड़ी उथल पुथल भी नहीं होने वाली है। अगर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सोचे कि कुछ उम्मीदवारों को, जैसे उन्होंने कहा है, दिलीप घोष जी हैं, उनके अध्यक्ष रहे हैं बंगाल के, उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है, उनको लोगों ने नोटिस दिया है। पवन सिंह थे जिन्होंने बंगाल के बारे में, बंगाल की महिलाओं के बारे में कुछ कह दिया है, उनको लोगों ने नोटिस दिया है। तो अगर चाल चरित्र चेहरा में कोई और ऐसा आता है और निगाह उनकी जाती है तो संभव है कि इस पर वो कार्रवाई करें। नहीं कार्रवाई करेंगे तो होगा कि भाई आप तो सभी को बराबर नज़र से नहीं देख रहे हैं। तो मैंने एक सवाल उछाल दिया है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी समझे क्या है इसमें। कैसा प्रत्याशी मानते हैं धुल्लू महतो को? नहीं, मैं ढुल्लू महतो तो हमारे साथ विधानसभा में बैठते हैं, तो जो हमारा विधायक साथी है उसका चरित्र चाहे जैसा भी हो, उस पर खुली टिप्पणी अनावश्यक नहीं करनी चाहिए। जब अत्यंत आवश्यक हो जाए तभी करना चाहिए। इसलिए मैं ढुल्लू महतो के व्यक्तिगत चरित्र के बारे में सार्वजनिक रूप से अभी कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। मगर जो धनबाद ज़िले के लोग हैं सब जानते हैं कैसे हैं, किस तरह के हैं, तो वो अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो मैंने उन्हीं के अंदाज़ा के बारे में लिखा है। अपनी तरफ से मैंने ढुल्लू बाबू के बारे में कोई टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं किया है और व्यक्तिगत में टिप्पणी करना भी नहीं चाहता हूँ। अच्छा, इंडी गठबंधन की बात करूँ तो 14 लोकसभा सीट है, अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर डिसाइड नहीं हुआ। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है 7 सीट पे लड़ती हुई नजर आएगी, जेएमएम 5 सीट पे और आरजेडी 2 सीट पे। आप लोग को लेकर मतलब अगर आपको लेकर बात करूँ तो आपको तो काफ़ी अनुभव रहा है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ मतलब जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है। बिहार में तो कर दिया एनडी गठबंधन ने कल घोषणा, और चुनाव चूँकि लंबा है, अभी समय बाकी है, बहुत पहले चुनाव की घोषणा हो गई है। तो इसलिए पार्टियां कौन उम्मीदवार कहाँ किस पार्टी का, उसको देखकर आपस में किसी एक का चयन करेंगी। इसलिए हम लोग को उसके बारे में अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बारे में। सर ये एक तो सवाल ये हो गया, दूसरा जो अगर बात करूँ जो ईडी कार्रवाई चल रही है, बहुत सारे आपने इंटरव्यू भी दिया था ईडी को कार्रवाई को लेकर, जो दिल्ली में हुआ या उससे पहले झारखंड में हुआ, क्या ईडी की कार्रवाई को सही मानते हैं? क्योंकि विपक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि अभी जो चुनाव है तब इस तरह की जो है कार्रवाई की जा रही है, कोई जो सब्सटेंशियल एविडेंस है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है कोर्ट के सामने, ना कोई सार्वजनिक किया जा रहा है, बस बेबुनियाद तरीके से जो है अरेस्ट कर लिया जा रहा है। चुनाव के समय में तो केवल एक ही गिरफ्तारी हुई है चुनाव घोषणा के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। मेरी व्यक्तिगत समझ है कि भले ही ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के बारे में पर्याप्त प्रमाण हों भ्रष्टाचार के, अनियमितता के, मगर चुनाव के समय परहेज करना चाहिए। इलेक्शन का समय हो गया है तो कई आचार संहिता लगती है, तो बहुत सारी चीज़ों पर लोग परहेज करते हैं, संयम रखते हैं। ईडी भी अगर जून तक संयम रख लेती
तो कुछ बिगड़ता नहीं है। जून के बाद आप रिजल्ट आने के बाद 4 जून के बाद आप कोई कार्रवाई करते तो ये बेहतर होगा। ये होने से लोगों के दिमाग में बात आ रही है कि ये कार्रवाई आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। ये कहा गया कि 10 समन भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को, 10 समन पे ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे, ठीक है हेमंत सोरेन की तरह ही। ठीक है, 10 समन भेजा आपने, मगर कभी वारंट तो नहीं भेजा। तो ऐसा था तो पहले समन पर ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, दूसरे तीसरे चौथे में गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जब चुनाव आ गया तो लोग यही कहेंगे कि इनको प्रचार से रोकने के लिए कार्रवाई हो रही है। तो ये बात अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाती है कि विपक्ष में जाती है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। मगर किसी भी जांच एजेंसी को, सरकार को, जब चुनाव घोषित हो गया है तब कोई बहुत अधिक आवश्यक हो तो उसके अलावे राजनीतिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसलिए ईडी के इस निर्णय को बहुत लोग सराह नहीं रहे हैं, बहुत लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं और एक तरह से आलोचना हो रही है। झारखंड की कार्रवाई की बात करो तो हेमंत सोरेन के परिप्रेक्ष्य में हेमंत सोरेन को तो पहले गिरफ्तार किया, ईडी ने समन भेजा है, सबूत रखा है, आजकल उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। तो हेमंत सोरेन ने, मैं हमेशा ही कहते रहा हूँ ईडी के बारे में कि ईडी को समान रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी के घर में एक मर्सिडीज या कोई कार मिल गई जो इनके धीरज साहू के नाम पर थी, तो उस पर तो आरोपी हो गए वो। मगर पूर्व मुख्यमंत्री हमारे थे, उनके घर में भी 1101 नंबर की इनोवा कार खड़ा रही, जिसको आज जेल में है, क्या नाम है उसका, पीपी कहते हैं, प्रेम प्रकाश। उसके दोस्त अशोक भार्गव के नाम से खरीदी गई थी, वो भी एक्यूज्ड है। तो ईडी इस तरह के मामलों में दो तरह की कार्रवाई क्यों करती है? ईडी ने 3 चार्जशीट दाखिल किया अभी तक। एक पत्थर घोटाले में किया है, एक पूजा सिंघल के मामले में किया है, और एक कई कागजात उन्होंने प्रकाशित किया शराब घोटाले के बारे में। जमीन घोटाले मामले में भी चार्जशीट हुआ है। ये जमीन घोटाला भी ले लीजिए, तो ये चारों ऐसे घोटाले हैं जिनमें भ्रष्टाचार और अनियमितता 2015-16 से हो रही है। तो 2015-16 से हो रही है, तो आप 2015 से 19 के बीच का के कार्यकाल पर कुछ नहीं करिएगा और 2019 के बाद के कार्यकाल पर आप कार्रवाई करिएगा, तो इससे तो आपकी निष्पक्षता नहीं झलकती है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ईडी जैसी संस्था को समरूप कार्रवाई करनी चाहिए। चार्जशीट में नाम है कि पत्थर घोटाला जो साहेबगंज में हुआ, वह 2021 और 2022 में हेमंत सोरेन की सरकार में जितना हुआ उससे 5 गुना अधिक 2015 से 2019 के बीच में हुआ। ये चार्जशीट में ईडी ने लिखा है। मगर 2015 से 19 वालों को तो पूछताछ के लिए आपने एक बार बुलाया भी नहीं। पूजा सिंघल के बारे में तो उन्होंने लिखा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2018 में क्लीन चिट दे दिया था उनको। तो जिसने क्लीन चिट दिया, जरा उनको भी बुलाकर तो पूछना चाहिए था क्यों दे दिया। बाद के पीरियड पर कार्रवाई हो गई। शराब घोटाले में भोर सिंह यादव थे, एक्साइज कमिश्नर, थाना में बैठे रहे, प्रेम प्रकाश के खिलाफ FIR कराने के लिए 7 करोड़ रुपये गबन का, नहीं हुआ। और उसके बाद शराब घोटाले में दनादन कार्रवाई हो गई। ज़मीन में जो पाया जा रहा है कि हमारे दस्तावेज फटे हैं, खतियान फटा है, ये तो 2016-17 से सारे रिकॉर्ड हैं कि उस समय भी फटा है। तो क्यों इस तरह से हो रहा है, इस पर जनता तो सवाल उठाती ही है ना। तो मेरा कहना इतना ही रहता है कि ठीक है, पक्षपात ही कर रही है किसी मामले में, तो पक्षपात करने के बाद भी ईडी सबूत जुटा ले रही है, ये एक अलग मामला है। हम पर नहीं कार्रवाई किया और इन पर कार्रवाई कर दिया, तो जिस पर कार्रवाई किया उसके यहाँ से भ्रष्टाचार या नियमितता के सबूत मिले। अब जब कार्रवाई किया, चार्जशीट दाखिल किया और दोनों के खिलाफ सबूत मिले, तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें दोनों में भेद करना ये उचित नहीं प्रतीत होता है। संस्थाएं स्वतंत्र हैं, हम पर कार्रवाई कर सकती हैं, किसी दूसरे पर नहीं कर सकती हैं। हम पर कार्रवाई करें और हमारे खिलाफ सबूत न मिले, तब कहा जा सकता है कि इन लोगों ने बेमतलबी कार्रवाई की है। तो झारखंड के संदर्भ में, हेमंत सोरेन के संदर्भ में यही बातें हैं।
आखिरी सवाल, पारिवारिक लड़ाई जो सीता सोरेन और कल्पना सोरेन के बीच देखने को मिल रहा है। सीता सोरेन ने जब पार्टी छोड़ा था तो ये आरोप लगाया था कि जो तवज्जो मिलना चाहिए था झारखंड मुक्ति मोर्चा में या फिर परिवार में, वो तवज्जो नहीं मिल रहा था और यही वजह था कि उन्होंने झारखंड मुक्ति छोड़कर और बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको क्या लगता है ये पारिवारिक लड़ाई जो चुनाव में देखने को मिलेगा? अभी तवज्जो नहीं मिलने की बात तो जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए उसके बाद ही सामने आई, क्योंकि पार्टी ने हेमंत सोरेन की श्रीमती जी को आगे करना चाहा। तो अभी तक तो उनको टिकट दिया, विधायक बनी, सब हुआ। ये परिवार का मामला एक अलग है, राजनीतिक दृष्टिकोण इसका अलग है। परिवार की लड़ाई राजनीतिक रूप लेती है तो ऐसा ही होता है जैसे सीता सोरेन ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है ना भाई कि सीता और गीता इनकी पसंद है। तो जब इस तरह की बातें आएंगी तो पार्टियों का जो उत्तरदायित्व है उस पर भी सवाल खड़ा होता है। इसलिए पारिवारिक झंझट होना, जब तक शिबू सोरेन साहब जिंदा हैं, गुरुजी साक्षात हैं, तब तक जिस पर वो मुहर लगाएंगे वही पार्टी माना जाएगा, कहा जाएगा। ऐसे तो परिवार के नाम पर अलगाव होते रहता है। बहुत सारे परिवार हैं जो टूटे हैं, सबको स्वीकृति नहीं मिली है, किसी एक कोई स्वीकृति जनता देती है तो जनता देखती है। लोग तो कमेंट यही कर रहे हैं कि भाई सीता जी को घर की सब्जी और चावल दाल का स्वाद अच्छा नहीं लगा तो भाजपा के 5 स्टार में चली गई हो। कहने वाले बहुत कहेंगे, वो भी कहेंगी, इसलिए अभी का कहना कोई मायने नहीं रखता है। तो ये सीता सोरेन का फायदा मिलेगा बीजेपी में, क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में जेएमएम की तरफ से रही है पिछले 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था। ये भाजपा ने तो फायदे के लिए ही लिया है, मगर जिसके खिलाफ उम्मीदवार बनाया है वही बीजेपी का विधायक रहा है, जेएमएम को हराया है। सुनील सोरेन ने तो शिबू सोरेन को हराया है, तो उससे अधिक ताकतवर ये समझती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक मैसेज देने के लिए है कि शिबू सोरेन का घर एक नहीं रहा, घर टूट रहा है। तो इससे अधिक कोई इसका अर्थ नहीं है। तो यह नहीं लगता है कि संथाल परगना की जनता शिबू सोरेन जो कहेंगे उससे अलग जाएगी। वहाँ का जो आदिवासी समूह है, भाजपा को फ़ायदा मिल सकता है। भाजपा का अपना वोट और जेएमएम का थोड़ा वोट मिल जाए तो जीतने की संभावना बन जाती है। ये इस नाते ही लोग गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जेएमएम से भाजपा में आए और चुनाव जीते, तो उनका जेएमएम का कुछ वोट मिला और भाजपा का वोट मिला। तो भाजपा ने इसी दृष्टिकोण से रखा है, मगर वैसे भी सुनील सोरेन उस सीट को जीतने वाले थे। तो भाजपा में जाने का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, ऐसा इनका कहना है। साथ ही अगर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करूं तो इन्होंने 5 सदस्यीय एक डेलीगेट भेजा है जो कि विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहां सर्वे करेंगे और सर्वे के बाद जो है ये निर्णय लिया जाएगा कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर से कोई प्रत्याशी होगा या फिर नहीं होगा, या फिर खुद सरयू राय बतौर प्रत्याशी चुनाव में उतरेंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।